वेलकम टू टेक 94। अभी तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके थे स्टेटर, रोटर और हमारे दो टाइप के रोटर थे, ठीक है, सिलेंड्रिकल और इस सैलिएंट रोटर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 2 हमारा है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे अब ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन। यूपीपीसीएल जेई में हमारे पास इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये कवर करिएगा, देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन यानी हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो हमारा कितना वोल्टेज जनरेट करता है, यानी फेज वोल्टेज जनरेट करता है, कितना करता है। तो जो ईएमएफ इक्वेशन हमारी होती है ये हमारा क्या बताता है, इंड्यूस फेज वोल्टेज कितना आता है 4.44 kW/F phi N pH, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। अब इसमें 1 बाई 1 हम लोग इसके जो इसमें टर्म यूज हुए हैं उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। KW इक्वल टू होता है हमारा KC इंटू KD। जो हमारा KC होता है वो हमारा क्या होता है, कॉर्डिंग फैक्टर, ठीक है। और जो हमारा KD होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है। क्या हो जाता है, कॉर्डिंग फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे क्या होता है। पहले हम लोग जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं, बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है, KW के फॉर्म में इसको डिनोट कर देते हैं। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ भी होंगी, यानी हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, KC KW। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अब हम लोग पहले ये निकालते हैं। तो KC क्या होता है, cos α/2, ठीक। और KW हमारा क्या होता है, सॉरी KD अपना क्या होता है, M sin M β/2 अपॉन M sin β/2। तो कोई भी हमारे पास क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो उसमें हमसे क्या पूछेगा, पर फिर ईएमएफ इंड्यूस वोल्टेज पूछेगा कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट KW की दे दे तो बढ़िया बात है, छोटे एग्जाम में दे देगा। अगर नहीं देता है तो हम लोगों को करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, KW को KC इंटू KD लिखेंगे, फिर KC की वैल्यू निकालेंगे एंड KD की वैल्यू निकालेंगे। अब जब ये हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना होता है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होती है, M की वैल्यू निकालनी होती है एंड बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अब हम लोग देखते हैं इनको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना, ठीक है। आई थिंक आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर होगा, बस एक रिवीजन हो जाएगा और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। यानी इस लेक्चर को देख के या इस छोटे से टॉपिक को देख के आपका मतलब सिंक्रोनस का अगर इंड्यूस ईएमएफ से हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा लग जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होता है, जब हम लोग शॉर्ट पिच कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जो कंडक्टर टू कंडक्टर की जो लेंथ होती है, सपोज़ अभी इसमें आगे आपको बताएंगे जब हम लोग फुल पिच और शॉर्ट पिच पढ़ेंगे तब उसमें अल्फ़ा आ जाएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फार्मूले लिख लीजिए यहाँ पर। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 माइनस बीटा, ठीक है। बीटा क्या होता है, हमारा एंगल होता है, ठीक है, कितने एंगल से हमारा क्या हो रहा है, एक दूसरे कंडक्टर के बीच की जो डिफरेंस निकल के आता है, ठीक है, बीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, ये हमारे पास निकल के आ गया बीटा। अब बीटा कैसे निकाला जाए, बीटा बराबर होता है पोल अपॉन स्लॉट इंटू 180 डिग्री। अभी बताएंगे 180 डिग्री हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया, फुल पिच लिया है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास हम लोगों को अल्फ़ा भी पता लग गया है, बीटा भी हम लोगों को पता लग गया है। अब क्या बचा हुआ है, एम।
एम हम लोग कैसे निकालेंगे, एम के लिए हमारे पास क्या होता है, एम इजकल टू स्लॉट अपॉन पोल इनटू फेज। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल ये देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, चीज़ों को, और हमारा आंसर निकलना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक। ये चीज़ इसमें हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और आता है, जब हम लोग ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं, ई फेज बराबर 4.44 KC KD F फाई एन पी एच। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पर फेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछेगा कंडक्टर के टर्म में, तो जेड पर फेज कंडक्टर, हमारे कंडक्टर के टर्म में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एन इंटू पी एच। तो यानी एन पी एच की जगह क्या लिख देंगे, जेड पी एच बाई 2, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास एक इस टर्म में आएगी, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास टर्न पर फेज पूछा है कि टर्न फेज पर कंडक्टर में पूछा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एफ फाई जेड पी एच बाई 2, जब जेड पी एच बाई 2 करोगे तो 2 से काटोगे, ये कितना आ जाएगा 2.22। तो ई पी एच हमारा कितना हो जाएगा 2.22 के डब्ल्यू एफ फाई जेड पी एच। मैं तो कहूँगा ये दोनों इक्वेशंस आप याद करके रखिए, साथ में ही यहाँ पर दूसरी इक्वेशन भी, पहले हमारे पास ये होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये होगी, अभी मैं बताऊँगा इसको याद करने का तरीका। 4.44 के डब्ल्यू एफ फाई एन पी एच, ठीक। यानी आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर हम लोगों को 4.44 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एन पी एच आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 2.22 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जेड पी एच आ रहा है। यानी कंडक्टर पर फेज हम लोग को अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2.2 लेंगे, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा। बट याद करने के लिए एग्ज़ाम में अगर मिस्टेक हो रही कि नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग 2.2 अगर लेके चलेंगे तो आखिरी में जेड पी एच आना चाहिए, 4.4 लेके चलेंगे तो एन पी एच आना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ई एम एफ इक्वेशन से समझ में आई होगी कि इससे हमारे पास कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बस पॉइंट है इसमें, आप बस नोट डाउन करते जाइए अच्छे से। अब देखिए एक हमारे पास इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है, कहीं कहीं आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पूछ लेता है हम लोग के पास ये, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंडक्टर और स्लॉट पर पोल, या तो हमारे पास कंडक्टर दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालने होते हैं, कंडक्टर या स्लॉट पर पोल, ये पोर्शन अलग है, और इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ स्लॉट। असल में होता क्या है, एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है और हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिस्टेक बहुत हैवी कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों को एकदम याद ही नहीं आता है। कहीं पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, फिर आप कहेंगे यहाँ पे कंडक्टर दिया ही गया है, ऑलरेडी कंडक्टर दिया गया है, ठीक है, स्लॉट पर पोल दे दिया गया है, फिर नंबर ऑफ स्लॉट दे दिया गया, तो कन्फ्यूजन होता है। जहाँ भी आपको कंडक्टर या स्लॉट पर पोल या नंबर ऑफ स्लॉट या कंडक्टर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसको लिख दें चाहे इसको, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। इस पर अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ईएमएफ इक्वेशन का सिर्फ इतना ही गेम है, इससे एक ईएमएफ इक्वेशन से हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, एम बीटा और ये सब, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फुल पिच और शॉर्ट पिच के बारे में। आपने नाम सुना होगा, फुल पिच और शॉर्ट पिच। एक मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं, फुल पिच और शॉर्ट पिच। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं फुल पिच किसे कहते हैं, शॉर्ट पिच किसे कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हमारी जो कॉइल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर होती है, ठीक है, या साउथ या नॉर्थ कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, एक कॉइल साइड हो गई, ये हमारी क्या होगी, दूसरी हो गई,
इसको एंड पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होगी, एक कॉइल हो गई। ठीक है, यहाँ से ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, एक्स डिस्टेंस मान लिया। यानी इस कॉइल साइड से इस कॉइल साइड तक की पूरी हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, फुल पिच कहेंगे। क्या कहेंगे, फुल पिच। यानी जो एक्स क्या होगा हमारा, फुल पिच। एक कंडक्टर साइड से दूसरे कंडक्टर साइड हमारा फुल है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल के बीच की जो पूरा है यानी हमारा एक कंडक्टर, ऐसे समझिए, यानी हमारा एक कंडक्टर हमारा नॉर्थ में अगर डॉट रखा है तो दूसरा हमारा क्रॉस में क्या है, साउथ है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी, फुल पिच होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फुल पिच करेंगे। अब देखिए शॉर्ट पिच में क्या करेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। ठीक है, शॉर्ट पिच क्यों करते हैं, क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा तिरछा होगा, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस ईजिली। ये तो हमारा नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ठीक, बट हमारा साउथ पोल से दूसरा जो कॉइल साइड थी वो हमारी कहाँ पे हो गई, बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये हमने डिफरेंस मान लिया, कितना हो गया, अल्फ़ा डिग्री। बट इसमें ये भी याद रखिए, जो एक्स की वैल्यू होती है फुल पिच में कितनी होती है, 180 डिग्री। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, फुल पिच। यानी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, फुल पिच होगी। ठीक, 180 डिग्री होगी। तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 180 डिग्री टोटल। तो आपसे ये पूछा जाएगा ये कितनी होगी, 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या होगी, हमारी शॉर्ट पिच होगी। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच। कितनी होगी, 180 माइनस अल्फ़ा। कितनी होगी, शॉर्ट पिच 180 माइनस अल्फ़ा, या जो भी एंगल दे दीजिए, अल्फ़ा दे दीजिए, बीटा दे दीजिए, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी एंगल हो गया। चलिए ऐसे लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 180 माइनस एंगल, जितने एंगल से हम लोगों ने इसको क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसका एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, फेजर देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फुल पिच के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कॉइल वन साइड है, ठीक है, उस पर हमारे पास कितना आ रहा, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा EC1, उसी के फेज में ही तो हमारे पास होगा EC2, जबकि हमारे पास कॉइल वोल्टेज कितना है, EC। तो यानी यही इसमें हमारे पास क्या हो रहा, सेम फेज में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज हमारा कैसा आ रहा, सेम फेज में आ रहा है। अब देखिए शॉर्ट पिच के लिए हमारे पास कैसा आएगा, इसको देखिए शॉर्ट पिच के लिए ये हमारा कैसा आया वोल्टेज, EC1, कॉइल वन के कारण आया हमारा, इसके कारण आया EC1। ठीक है, इधर साइड वाली कॉइल के कारण कितना आया, EC1। अब हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा डिग्री कितना कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अल्फ़ा डिग्री जब हमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे भी तो वोल्टेज में भी तो हमें डिफरेंस दिखाएगा कुछ। अगर इसको हम लोग आगे करें तो ये हमारे पास ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे जाएगा, सॉरी, ये जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, EC2। कितना हो गया, EC2। ये पॉइंट A हो गया हमारा, ये पॉइंट B हो गया। इस एंगल से हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, EC मिल गया, यानी हमें वोल्टेज पहले ही मिल गया। इसमें क्या था, पैरेलल ही जा रहा था, बाद में मिल रहा था रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ये पॉइंट क्या हो गया, D हो गया, ये हमारा EC1 हो गया। बस फेज़र में हमारे पास इतना है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे
जो हमारे पास इसमें रिजल्टेंट मिल रहा है, ईसी मिल रहा है, वो हमारा क्या हो जा रहा है, EC1 प्लस EC2। ओके, तो ये हमारा आई थिंक आप लोगों को शॉर्ट पिच और फुल पिच का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, फुल पिच और शॉर्ट पिच। ठीक है, आप देख लीजिए जो हम लोग केसी वगैरह लिख रहे थे, थोड़ा उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। जब हम लोगों ने केसी लिखा था, ये क्या होता है, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, जो एक्चुअल वोल्टेज जनरेट हो रहा है इन द कॉइल, ठीक, कॉइल में। अब ये क्या होता है, वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यानी जो एक्चुअल हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा था कॉइल में वो, ठीक है, और जो हमारा क्या हो रहा था इस पेन के साथ हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, कोडिंग कर ली, उसके साथ हमारा जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था वो। तो उन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, केसी आएगा, यानी कोडिंग एंगल आएगा, कोडिंग आएगा। ठीक है, कोडिंग फैक्टर आएगा कि हम लोगों ने किस फैक्टर से हम लोगों ने इफेक्ट डाल रहा है हमारा वोल्टेज पे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मूला ये तो देख ही चुके थे, केसी बराबर कॉस α/2। जो हम लोगों ने अल्फ़ा को क्या बोला था, एंगल बोला था, जिस एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पुट अप हो रहा था, वाई। तो देख लेते हैं, एक डाल लीजिए, इससे हमारे पास क्वेश्चन आता जरूर है। एडवांटेज ऑफ कोडिंग। कोडिंग मतलब हम लोगों ने पिच को क्या किया, शॉर्ट कर दिया, यानी ठीक है एंगल से। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लीजिए इसमें, ड्यू टू कोडिंग सेविंग कंडक्टर, सेविंग ऑफ कंडक्टर, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को बचा पा रहे हैं। कैसे बचा पा रहे हैं, ये देखिए, जैसे हमारे पास ये रोटेटिंग मशीन है, ठीक है, ये कंडक्टर हमारे पास ये है। अब हम लोग अगर फुल पिच करते हैं तो ये यहाँ पर आना चाहिए, बट हम लोगों ने क्या किया, कोडिंग कर दी अल्फ़ा एंगल से, तो ये हमारे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो पहले इसको यहाँ पे जाना पड़ रहा था, अब कहाँ पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे। तो देखिए ना, यहाँ पे हमारे बीच में क्या आ गया, अल्फ़ा एंगल से हम लोगों ने क्या कोडिंग कर दी, तो इसे कंडक्टर पहले ही यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, सेविंग ऑफ कंडक्टर हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स। यानी ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, हम लोग कोडिंग बेसिकली इसलिए करते हैं, इसमें ज़्यादा हम लोगों को एडवांटेज नहीं मिलता, फिर भी एक मिल जाता है। जो मेन पर्पस होता है, जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ टू रिड्यूस ए हार्मोनिक इन सिंक्रोनस जनरेटर। तो अगर ऑप्शन हमारा दिया होगा बाय अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, रिड्यूस हार्मोनिक कर देता है, तो इससे हमारे पास क्या होती है, जो वेव फॉर्म होती है इम्प्रूव हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, वेव फॉर्म, लिख लीजिए यहाँ पे, वेव फॉर्म इम्प्रूव। अब वेव फॉर्म में क्या इम्प्रूव हो जाएगा हमारा, ये हमारी क्या हो जाती है, साइन वेव के अप्रॉक्स आ जाती है। ठीक है, साइन वेव के अप्रॉक्स आ जाती है। तो हमारी ये क्या हो गई, ये एडवांटेज हो गए इसके। ठीक है, अभी क्या करते हैं, केडी के बारे में देख लेते हैं। केडी हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि एकदम से थ्योरी हो जाती तो आप कहते ये तो सब पढ़ा हुआ रखा था। अब आपको फार्मूले से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ फैक्टर। ओके,
इसको हम लोग के डी से डिनोट करते हैं। तो के डी का भी फॉर्म लिख लेते हैं, क्या होता है, कभी आ जाता है। फेज़र सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। फेजर सम निकालेंगे कॉइल का पर फेज, ठीक है। अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज, ठीक है। यानी हम लोगों का फेजर सम और अर्थमेटिक जो वोल्टेज का सम होता है उसका अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, के डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में तो देख ही चुके थे, एम और ये। अब ये देख लेते हैं इसके नाम क्या होते हैं, हम लोग इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने एम का फॉर्मूला पढ़ा था, एम इक्वल टू स्लॉट अपॉन पोल इनटू फेज। अब ये हम लोग कब लगाएंगे, कैसे जानेंगे, तो पहले ये जानिए एम को हम लोग कैसे लिखा आएगा एग्जाम में, तब हम इसको पहचानेंगे कि दिस इज ए एम। इसको क्या करेंगे, स्लॉट पर पोल पर फेज, अगर ऐसे लिखे आएगा तब हम लोग समझाएंगे कि ये हमारा एम दिया गया है। यानी स्लॉट पर पोल पर फेज ऐसे दिया रहेगा तब हम लोग जानेंगे कि ये हमारा ये चीज़ दी गई है, एम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बीटा, बीटा के बारे में देखते हैं, पोल अपॉन स्लॉट इनटू 180 डिग्री। अब हाउ टू रिमेंबर इन एग्जाम व्हाट इज बीटा, तो क्या दिया रहेगा, ऐसे दिया है। एक तो हमारा ये होता है एंगल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ जाएंगे जो हमारा कोडिंग किए रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। और इसमें हम लोग पार्ट उसमें बताए थे स्टार बाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 टाइम फेज वोल्टेज, ये भी हमारा इसमें यूज हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे चैप्टर या पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्मेचर और लीकेज रिएक्टेंस के बारे में करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग आर्मेचर रिएक्शन और करेंगे। आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते हैं। बस हमारा क्या होता है, थोड़ा उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आई थिंक आप लोग ये वाला लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को कुछ अच्छा महसूस होगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू।